सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस बेनोट के अननोन फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने हमारे क्रिस बेनोट की वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ ला दिए हैं, उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। और मैंने हाल ही में चटमोल अंकल मतलब पॉल बेयर की वीडियो डाली है, बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छी लगी तो उसमें भी आप अपने कमेंट सेक्शन जरूर लिखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आपको जैसे पता है क्रिस बेनोट के ऊपर हमारी जो वीडियो है 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। तो इस वीडियो में हम अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आई नो आपको अननोन फैक्ट्स पता होंगे और बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई है अननोन फैक्ट्स के ऊपर, बट मैं इस वीडियो में मैंने अननोन फैक्ट्स ऑब्जर्व करे हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो मेरे अननोन फैक्ट्स हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कुछ बंदों से मिलते जुलते भी हो। तो जो अननोन फैक्ट्स मुझे लगे वो मेरी राय पे हैं। अगर आपको ये अननोन फैक्ट्स समझ में आते हैं तो आप इस पे कमेंट सेक्शन लिखिए। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस पे जो भी कमेंट्स आपके आते हैं मैं सारी चीज़ देख कर ही डालता हूँ, मतलब जो चीज़ मुझे समझ में आती है और जो चीज़ फैक्ट बेस्ड होती है मैं उसी पे ही सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम बात कर लेते हैं क्रिस बेनोट की मिस्टीरियस के बारे में, ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम बात कर लेते हैं क्रिस बेनोट के अननोन फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले हम उनका क्रॉस फेस के ऊपर बात करते हैं, जैसे क्लिपर मूव कहा जाता है, जो कि बहुत डेडली मूव माना जाता है। और कई लोगों को जो उनकी डेथ का रीज़न लगता है वो हेड पंच लगता था, जो हेड पंच देते थे। कई बार कहीं जगहों पे, हर जगह पे इनका हेड पंच हमेशा लगता था। और कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब वो हेड पंच मारते थे तो उनके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगती थी, तो अपने सर को पकड़ के बैठ जाते थे। कम से कम 1 या 2 मिनट्स तक वो अपने सर को पकड़े रहते थे। शायद ये पॉसिबिलिटी रीज़न है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, बट सर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सर एक नाजुक चीज़ है जहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। और उनका एग्रेशंस तो खैर हमें पता ही है कितना डरावना और कितना रूथलेस होता था। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग इज़ जो हेड पंच है वो शायद एक ख़ास चीज़ मानी जा सकती है। और जो इनका एक मूव है क्लिपर फेस क्रॉस फेस जो वीडियो में दिख रहा है, बहुत ही ख़तरनाक मूव है। मतलब डैनियल ब्रायन तो सिंपल हाथ को घुमाते हैं, पर इनके हाथ में इतनी ताकत है कि पूरा हाथ डिसलोकेट कर देते, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है। पूरा हाथ बैठा देंगे और उसके बाद फेस उठाते हैं। तो एडी गुर्रारो को लगाया हुआ मूव है और एडी गुर्रारो का आप हाथ देख सकते हो कितना मतलब मजबूत है। मतलब नॉर्मल बंदा नहीं सबमिशन दे सकता, बट बेनोट का जो हिसाब किताब है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो ये चीज़ देख लो आपने, इन्होंने बिग शो जैसे बंदे दिग्गज को भी मतलब उठा के क्रॉस फेस लगा रखा है। तो सोचने वाली बात है कि सबमिशन मूव देना इतना मुश्किल काम जो है वो क्रिस बेनोट कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो हम अपने अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो नंबर 1 अननोन फैक्ट्स हम बात करेंगे। सो ये ब्रॉक लेसनर की आप वीडियो एंजॉय करिए। सो नंबर 1 फैक्ट्स पे हम बात करते हैं जो सबने देखा होगा, शायद अब सबको लगता भी होगा शायद ये फैक्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली फैक्ट सबको पता ही होगा। सो फर्स्ट फैक्ट है आपका, जो विकिपीडिया ने 12 घंटे पहले डिक्लेयर करा था क्रिस बेनोट, डैनियल और नैन्सी की मौत को। ये मिस्टीरियस फैक्ट बन गया था कि क्रिस बेनोट की मौत 12 घंटे पहले विकिपीडिया ने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी मौत हो चुकी है। अब मन में क्वेश्चन कि यार डेथ हो चुकी है, पर विकिपीडिया को कैसे पता ये सब बातें? विकिपीडिया बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े दिग्गजों का यहाँ पे हिसाब किताब रहता है, हाई प्रोफाइल्स से लो प्रोफाइल वाले बंदों का भी यहाँ पे हिसाब किताब रहता है। सो ओवर लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ऐसी गलती मतलब हो पॉसिबल है कि नहीं है, इस चीज़ पे पुष्टि की गई। पूछा गया कि आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया। अब हालांकि इन्होंने डेट 22 से 25 कर दी है, बट उस टाइम पर उन्होंने 22 करी हुई थी। वो स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, तो जो एविडेंस है वो इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बट उन्होंने 20 से 25 कर दिया था और फॉक्स कंपनी ने चैलेंज किया था कि आपने ये सब चीज़ कैसे डिक्लेयर कर दी है। तो उसके बिहाफ पे फिर उन्होंने ये जजमेंट दे दिया कि क्रिस बेनोट ने खुद ही कर दी है। सो आई डोंट थिंक, मुझे रीज़न समझ नहीं आया, बट ये केस ख़त्म हो गया। नंबर 10, नैन्सी चाहती थी कि क्रिस बेनोट रेसलिंग छोड़ दे। आपको पता ही है नैन्सी के बारे में, नैन्सी क्रिस बेनोट के भी, और इससे पहले वो भी रेसलिंग में थी और रेसलिंग करती थी और WCW में वो भी बहुत बड़ा रोल निभा चुकी हैं। पर क्रिस बेनोट की जो कंडीशन हो रही थी, ख़राब हो रही थी हेल्थ कंडीशन, इसको देखते हुए उनका जो गुस्से वाला व्यवहार था, उन्होंने 2003 में डिवोर्स भी फाइल कर दिया था इनके। पर क्रिस बेनोट उनको मना लेते हैं और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बट नैन्सी चाहती थी कि वो WWE क्विट कर दें। अब हम बात करते हैं 9 की। तो WWE की वेलनेस पॉलिसी आपको पता ही है, आज के टाइम पे अगर कोई बंदा कम्पिटिट नहीं कर पाता तो WWE उसको कम्पिटिट नहीं करने देती है। और बहुत सारे लूप आ जाते हैं आज के डेट में। अगर कोई रेसलिंग है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मेडिकल फैसिलिटेशन से जाना पड़ता है, तब जाके बंदा रेसल कर पाता है। बट एक टाइम था जब क्रिस बेनोट का
जब हमने पोस्टमार्टम हमारे को रिपोर्ट मिलती है तो उस दौरान पाया जाता है कि उनके शरीर में 10% से एक्स्ट्रा स्टेरॉइड की मात्रा थी, मतलब 10% से ज़्यादा। एंड उससे पहले उनका एक टेस्ट हुआ था ACW, जब CM पंक के साथ मैच था, तो उनका एक वेलनेस पॉलिसी तो नहीं, मतलब उसका एक पॉलिसी होती है जिसमें रेसलर को अनफिट और फिट किया जाता है, तो उसमें उसको डिक्लेयर कर दिया, क्लीन चिट दे दी गई थी। पर WWE एक बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे दे के आई नो ईजिली बच गई होगी, बट सोचने वाली बात है जो कि जिस पर्सन के शरीर में 10% से ज़्यादा स्टेरॉइड था, तो वो शरीर मरने से पहले कितने % स्टेरॉइड उसने लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। शायद क्रिस बेनोइट की इस चीज़ को भी WWE ज़िम्मेदार है कि नहीं, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट एक बहुत बड़ा लूप था WWE की तरफ से कि शायद अगर ये वेलनेस पॉलिसी पहले हो जाती तो शायद ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती जो चीज़ हुई है। ओवरऑल लेवल पे जो रिपोर्ट और फैक्ट्स के ऊपर बात हो रही है, तो ये चीज़ें मैं रिपोर्ट आपके आगे मेंशन कर दूंगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, और इससे पुरानी वाली वीडियोस में भी मैंने चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। तो आज जो WWE की पॉलिसी है, वेलनेस पॉलिसी, पहले के मुकाबले अगर वो बेटर हो सक जाती तो मे भी आज बेनोइट यहाँ पे जिंदा होते और ये सारी चीज़ वो इन्जॉय कर रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो क्रिस बेनोइट के साथ हुई, और मे भी ये चीज़ अब शायद WWE को लगती भी होगी, नहीं लगती होगी, बट ऑल्दो सारा रिकॉर्ड क्लीन है। सो इसके ऊपर तो मैं अपना कमेंट नहीं दे सकता हूँ। आप लोग फैंस ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया क्रिस बेनोइट के ऊपर, तो आप अपनी राय दें कि जो वेलनेस पॉलिसी का जो लूप होल हुआ है, अगर ये पहले इम्प्रूव हो जाता तो मे बी क्रिस बेनोइट शायद ज़िंदा रहते, या क्या होता है। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखना। पर फ़िलहाल के लिए WWE कभी एक्सेप्ट नहीं करते अपने लूप को, वो नाम लेने से मना कर दे, चाहे वो बोलने से मना कर दे, बट जो फैक्ट्स और रिपोर्ट्स हैं उन्हें तो वो झुकला नहीं सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा लूप था वेलनेस पॉलिसी को लेकर। तो शायद आगे जाके ये चीज़ ठीक हुई है, पर ये पहले चीज़ ठीक हो जाती तो मे बी एडी गुerrero और क्रिस बेनोइट जो लेजेंडरी प्लेयर हैं, दोनों की जो दिक्कत है वो सेम ही थी ऑलमोस्ट। आप सबको पता ही है, एक को हार्ट अटैक हुआ था और एक ने के मेंटल इशू हो गया था। सो ये चीज़ WWE कभी एक्सेप्ट नहीं करती है और ना वो कभी करेगी। बट मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है। जो मेन रीज़न जो था, जो बॉडी में पाया गया था 10% से एक्स्ट्रा स्टेरॉइड, शायद ये बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मरने के बाद तो 10% है, तो मरने से पहले कितना लिया होगा। और स्टेरॉइड का लेवल भी WWE हेडक्वार्टर्स में दिया जाता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत जो प्रोसीजर है स्टेरॉइड का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ मैटर करती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो शायद ये सारी चीज़ें भी WWE के अंदर ही होती थी, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है ये चीज़ होती होगी। एंड मैंने पर्सनली क्रिस बेनोइट के इंटरव्यू सुने थे जहाँ पे वो ये ही चीज़ बोलते थे कि रेसलिंग उनके लिए सब कुछ है, मतलब रेसलिंग ही उनकी दुनिया है। और रेसलिंग में एक प्रोफेशन में ये नहीं देखा जाता है कि आपको फेम मिल रहा है, क्या देखा, एक रेसलर की एक चीज़ है कि वो लड़ता है। आगे वो इंटरव्यू मैं शेयर कर दूँगा जहाँ पे ब्रॉक लेसनर को उन्होंने बताया था कि वो आगे कम बैक करेंगे। सो आगे वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। बट फिलहाल के लिए हाल फिलहाल में उनका एक मेन मोटिव था कि रेसलर के लिए एक रेसलिंग की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। खैर अब तो कोई इस चीज़ के ऊपर WWE को क्लेम भी नहीं कर सकता, ना ब्लेम कर सकता है ओवरऑल लेवल पे, क्योंकि जैसे बेनोइट की डेथ हुई थी उसके बाद वेलनेस पॉलिसी में जो ऐसा इम्प्रूवमेंट हुई है वो शायद ही WWE के इतिहास में कभी हुई होगी। तो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी WWE। आप अपनी इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपकी क्या राय है, मेरे को उस राय को सुनने का इंतज़ार रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर करना कि जो WWE का वेलनेस पॉलिसी का लूप है, क्या वो रियल था या फेक था। क्या क्रिस बेनोइट को के ऊपर ज़बरदस्ती स्टेरॉइड दिया गया था या खुद ही वो ले रहे थे, इंजेक्टेड हो रहे थे, क्योंकि उससे पहले कई सुपरस्टार, ब्रॉक लेसनर भी ये बात बोल चुके हैं कि स्टेरॉइड दी जाती थी और कई सुपरस्टार ने एक्सेप्ट करी हुई है। हाल फिलहाल में तो अब इतना कोई नहीं बोलता है और ये सारी चीज़ें नहीं होती, बट आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं अपने 8वें फैक्ट की, बट मैं इसे फैक्ट नंबर 9 में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत पर्सनल है। डेविड बेनोइट को WWE से गुड बाय कह दिया गया है। अब ये क्यों है, चलो बात करते हैं। जब बेनोइट की डेथ हुई तो बेनोइट के आगे पीछे कोई नहीं बचा था, सिर्फ डेविड बेनोइट ही बचे थे। तो डेविड बेनोइट जो है वो बहुत उस टाइम बहुत छोटे थे और उनको मतलब जैसा वो बताते हैं कि उनको बोला जाता था कि आप तेरे पिता हत्यारे हैं, ये वो बहुत मेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। तो इस चक्कर में आप उनकी हेल्थ भी देख रहे हैं, काफ़ी बिगड़ चुके। पहले के मुकाबले वो बेनोइट जैसे दिखते थे, बट अब इतना प्रेशराइज, इतना दिमाग में सारी चीज़ें घुमा के
उनका दिमाग का संतुलन हिल चुका था इन सब चीज़ों को देख देख के, और कैसे मैनेज करना पड़ा था इन्होंने अपनी डार्क साइड ऑफ द रिंग में ये वीडियो में भी कहा गया है। पर ऑल दो डेट कि जो डेविड बेनोट है वो WWE आते थे, वो सोचते हैं उनके हिसाब से वो आज भी उनके पिता एक नायक हैं और वो सोचते हैं कि उनको रिस्पेक्ट दिलाएंगे इन फ्यूचर, मे बी शायद वो दिला दें। बट उस टाइम पे जब WWE ये सब सेगमेंट कर रही होती है, क्योंकि WWE ने साफ साफ बोल दिया होता है कि क्रिस बेनोट का कोई यहाँ पे नाम नहीं लेगा, तो उस टाइम पे डेविड बेनोट आते थे। थोड़ा बहुत उनका अपीयरेंस मैं फ़ोटो में आपको दिखा देता हूँ कि उनका अपीयरेंस था, बट पूरी तरह से नहीं था, बट थोड़ा बहुत था। जैसे वो देख रहे हो आप पीछे WWE दिख रहा है, तो पहले वो आते थे, बाद में WWE ने वाइप आउट कर दिया। सो फैक्ट नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि कॉप को पहले ही पता चल गया था कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। उसके बावजूद भी वो क्रिस बेनोट का जो है अपना जो ट्रिब्यूट है वो चलने देता है। और ये बात विंस मैकमैन भी उस टाइम कहते हैं कि हम उस टाइम फ्लाइट वगैरह में थे और हमें पता नहीं था, अदरवाइज़ हम नहीं करते, और हमें खुद अपने आप को शर्म आ रही कि हमने इसका ट्रिब्यूट दिया, ये वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी जाहिर करी थी उस टाइम। नंबर 7 जिसमें कहते हैं कि एडी ग्रेनर के साथ उनका एक रिलीजन बन गया था। कहते हैं कि क्रिस बेनवा जो थे वो धार्मिक नहीं थे, मतलब वो मानते नहीं थे, गॉड्स वगैरह में बिलीव नहीं रखते थे। बट जैसे ही उनका कनेक्शन एडी ग्रेनर के साथ बना तो एडी ग्रेनर ने उनको बिलीव करा दिया कि गॉड एग्जिस्ट करता है एंड वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं गॉड तक पहुंचने का। जैसे कि द बाइबल जो, क्योंकि वो धार्मिक नहीं थे तो बाइबल नोट रखने का मतलब नहीं था बीवी के साथ, बच्चे के साथ और अपने साथ। तीनों जो रेफरेंसेस में बाइबल को मोटिव दिया गया है, जैसे कि आपने अपनी न्यूज़ भी सुनी होगी, न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो तीनों जगहों पे बाइबल का जो यूज़ रखा गया है वो तभी आया जब एडी ग्रेनर के साथ जुड़े। तो एडी ग्रेनर ने उनको बोला था कि मैं आपको गॉड तक पहुँचने का रास्ता बताऊँगा, कि भगवान तक की जो एक प्रोसीजर होता है ना, जो यहाँ पे हमारा चला भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें एडी ग्रेनर ने बिलीव करवाई थी। तो जब भी वो उनके पास, जब भी आप देखोगे तो होली बुक हमेशा रहती थी, मतलब बाइबल बुक हमेशा वो अपने साथ कैरी करके रखते थे। तो दैट्स द रीज़न कि वो एडी ग्रेनर के साथ एक रिलीजन में जुड़ चुके थे, धर्म को मानने लग गए थे। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, शायद आपको नहीं पता होगी। आपको पता थी या नहीं थी, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये सारी बातें विकीपीडिया में भी डिक्लेयर्ड है, मैं आपके आगे रिपोर्ट्स मतलब विकीपीडिया के स्क्रीनशॉट्स भी लगा के रख देता हूँ। तो मैं वहीं से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसा माना गया था कि जो एडी ग्रेनर हैं वो क्रिस बेनोट को भगवान की पास तक की ताकत दिलाना चाह रहे थे। ये सिर्फ बातें उसमें लिखी गई हैं, एक्चुअल में था कि नहीं था, बट ये था कि बाइबल बुक का जो जिक्र होता है और होता आया है, क्योंकि एक उन्होंने एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि अब मैं इस संसार को छोड़ रहा हूँ, एक वो मैसेज भी था। हालांकि वो एडिट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जब उनकी वीडियोस देखी है, उनके मैंने पर्सनल इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो वो इस टाइप के पर्सन नहीं है कि जो सुसाइड जैसी चीज़ों पर बिलीव रखें। बट स्टिल जो फैक्ट हैं वो आपके आगे ही हैं। पर उस टाइम पे एक दौर था जब क्रिस बेनवा ये सब बोलते थे कि रेसलर की एक ज़िंदगी जो है वो बहुत पाक है और वो जीता है एक शान के साथ और मरता है अपने आनो बान के साथ। तो बहुत बड़ी बात है ये वर्ड कहना एक रेसलर के लिए। और हमने काफ़ी मैचेस देखे हैं उनके, ब्रॉक लेसनर के साथ हो, चाहे वो कर्ट एंगल के साथ हो, चाहे वो टैग टीम हो बिग शो के साथ, टीम एंगल और टीम बेनोट का मैच हो, हमने सारे मैचेस देखे में। तो हमें ये चीज़ मतलब बिलीव करने पे बिलीव नहीं होती कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि क्रिस बेनोट जो है वो इस चीज़ का रास्ता अपनाएंगे। बट हाँ, ओवरऑल लेवल पे वो धार्मिक हो गए थे, क्योंकि वो होली बुक अपने साथ कैरी करते थे। तो इससे एक बात पता लगने लग गई कि क्रिस बेनोट जो है वो धार्मिक हो चुके हैं, उन्हें धार्मिक चीज़ों पे इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि जो भगवान वाली चीज़ें हैं वो हो जाता है बहुत जल्दी। और जो एडी ग्रेनर के साथ उनकी फ्यूडिंग थी, मतलब सेलिब्रेशन के टाइम तक वो साथ थे, चाहे वो एडी ग्रेनर जीती हो तो क्रिस बेनोट आए थे, क्रिस बेनोट ने जीते हो तो एडी ग्रेनर आए थे। मतलब दोनों के फ्रेंडशिप को लेकर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो मे भी जान से दोस्ती यारी में ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और वो बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे सगे भाइयों जैसा भी इतना प्यार मैंने कहीं देखा जितना एडी और क्रिस के साथ देखा है। आप वीडियोस में भी देख सकते हैं क्या एंजॉय करते थे और देखने में मज़ा आता था। दोनों की फाइटिंग टैग टीम होती थी तो बहुत मज़ा आता था कि हाँ यार मैच होगा तो देखने लायक मैच होगा, क्योंकि जो एडी हैं और क्रिस बेनोट है दोनों ही एग्रेशन है और सबसे पावरफुल प्लेयर है WWE के, लेजेंडों में नाम आता है इनका। तो मे भी शायद ये रीज़न हो सकता है। बाकी आप अपनी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने का कि आपको क्या लगता है। हाल फिलहाल के लिए मुझे तो यही पता लगा है और आप अपनी बातें कमेंट सेक्शन में लिखते ही हैं और मैं पढ़ता भी हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। रिप्लाई देना मुश्किल होता है बट अब सबके रिप्लाई देना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताएं।
हमारा जो अगला फैक्ट है वो इसी बेस पे होने वाला है कि लोगों को अभी भी नहीं लगता है कि क्रिस बेनोट ऐसी हरकतें करते। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी वीडियो में पहले बताया कि क्रिस बेनोट ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो स्टिल मैंने मतलब ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैंस का है। जो मैंने वीडियो डाली थी क्रिस बेनोट की, ओनली वो 11 मिनट्स की थी, बट जो फैंस का प्यार था वो उमड़ उमड़ के आया है। तो इस फैक्ट पे हम यही बात करेंगे कि लोगों को नहीं लगता, और मैं सिर्फ अपने ही कमेंट शेयर करूँगा, और भी और लोगों ने कमेंट्स मारे होंगे, बट मेरे इसमें आप कमेंट्स लिखिए। तो क्रिस बेनोट को आज भी याद किया जाता है। मैंने जैसे कि पुरानी वीडियो में कहा कि वायरली सर्च किया जाता है क्रिस बेनोट को, मेरे सर्च टैब में आ जाता है। तो मतलब लोगों के दिलों में आज भी क्रिस बेनोट हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है क्रिएटर के लिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी याद रखना ना बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट है ये। तो ये कमेंट सेक्शन आप देख रहे हैं, मतलब बेनोट को आज भी मिसिंग किया जाता है। कई बंदों ने तो ये भी लिखा हुआ है कि मैं जो सब्सक्राइब कर रही हूँ वो बेनोट को बेसिस पे देखते हुए कर रही हूँ, क्योंकि आपने बेनोट की वीडियो डाली है। अब आप लोग ये सब चीज़ मत लिख देना कि आप बेनोट की वीडियो जान मुश्किल ले आते हो जैसे आपको सब्सक्राइबर गेन चाहिए हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बेनोट बहुत पसंद है, इवन दैट तभी मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। और इतनी सारी जो रिसर्च वगैरह मैं करता हूँ वो इसलिए करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास और भी हैं, चाहे मैं गौरव तिवारी हो, मिस्टीरियस के ऊपर तो मेरे पास दुनिया भर की हैं कि मैं बना दूँ, बट मैं इसको इसलिए अभी डाल रहा हूँ क्योंकि बाद में पता नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो अभी से फटाफट कलेक्ट करके मैं डाल देता हूँ। आगे जाके मेरे चैनल के साथ जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करा सकूँ जो चीज़ हुई थी। तो इसलिए सारी चीज़ डालता हूँ। तो आप ये कमेंट्स पढ़िए, देखिए, एंजॉय करिए कैसे कैसे आज बेनोट के फैंस कमेंट्स मार रहे हैं। और आपको भी मैं इसमें शाउट आउट दूंगा, आप इसमें डालते रहिएगा अपने कमेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मैं एक सेपरेट वीडियोज़ डाल दूँगा। सो फैनों के दिल में आज भी क्रिस बेनोट हैं, और मैं भी शायद जब तक ये पृथ्वी चलेगी वो अमर ही रहेंगे, जिन्होंने भी देखी है। न्यू जनरेशन का तो नहीं कह सकते। अब फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं कि क्रिस बेनोट को हॉल ऑफ फेम नहीं मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिम रोज ने एक बात कही थी कि क्रिस बेनोट को हॉल ऑफ फेम नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो खुद नहीं चाहेंगे। अब लोगों के मन में बैठ गया कि यार तुमने ट्रिब्यूट तो दे दिया, अब हॉल ऑफ फेम के लिए वो क्यों कहेंगे कि मैं मुझे हॉल ऑफ फेम नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि क्रिस बेनोट वो एक बात खुद ही कहते हैं। भाई सोचने वाली बात है, क्रिस बेनोट कैसे कहेंगे खुद की मुझे हॉल ऑफ फेम मत दो। पर ये था कि जब क्रिस बेनोट अगर ज़िंदा होते और इनके ऊपर ये एलिगेशन लग जाते तो इस चीज़ से एक जो गलत इम्पैक्ट है वो सामने वाले पर्सन पे पड़ जाता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पर्सन को इज्जत दी जा रही है। तो अगर क्रिस बेनोट होते हैं, क्योंकि वो एक लेजेंड इंसान है, तो वो यही कहते कि आप मुझे हॉल ऑफ फेम मत दो, और क्योंकि अगर आप मुझे हॉल ऑफ फेम दोगे तो मेरे पर जो एलिगेशन लगे हुए हैं, जो सच मानते हैं लोग, तो उससे एक ब्रूटल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ WWE भी मेंशन करती रहती है, मतलब मेंशन नहीं करती है, वो नहीं बोलती है, बट वो अपने जो ये कमेंटेटर्स के थ्रू बुलवाती रहती है कि जो बेनोट है वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें हॉल ऑफ फेम दिया जाए। तो इसलिए वो प्रोहिबिटेड है कि बेनोट को हॉल ऑफ फेम मिलेगा। हालांकि सबको मिल चुका है, एडी गेरारो को मिल चुका है, बट बेनोट के चांसेस कम हैं। बट उनके बेटे कहते हैं कि उनका बेटा जो उनके फादर हैं वो नायक हैं। आपने मेरे फादर को नहीं तो मेरी जो मदर है नैन्सी, उनको तो दे दो, उन्होंने भी तो आपके लिए काम किया हुआ है, उनका क्या दोष है। तो उनको भी नहीं दिया जाता है। इन फ्यूचर की बात है, क्योंकि जो उनके बेटे हैं डेविड, फ्यूचर में कभी जस्टिस उन्हें दिला पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एक सफ़र किया हुआ है, एक तरह की चीज़ें जो देखी हैं क्रिस बेनोट के बाद, तो मैं भी उनके अंदर एक है, वो अपने पिता को दिलवाना चाहते हैं। तो देखते हैं, लेट्स फाइंड आगे क्या होता है। सो अगला हमारा फैक्ट है कि जो सेंड्रा और डेविड हैं वो AEW में आ चुके हैं और वो यूनाइट कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सेंड्रा कौन है, सेंड्रा जो है वो अपनी नैन्सी है, उनकी बहन है, और जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने बेनोट फैमिली से पूरे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। वो बातचीत भी नहीं रखती थी, बट आज के टाइम पे सब कुछ ओके हो गया है। वो AEW में दिखती हैं बाकायदा क्रिस डेविड बेनोट के साथ, क्योंकि डेविड बेनोट को WWE से रिलीज़ तो क्या, और वो आते थे बट उनको कुछ एक इज़्ज़त नहीं मिल रही थी और उनका आना जाना भी बंद कर दिया था। तो उस चक्कर में AEW ने उनको बुलाया है और AEW में वो अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। इन फ्यूचर आगे जाकर वो भी रेसलिंग करेंगे और हमें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे डेविड बेनोट के। हाल फिलहाल में अपने फादर्स की वीडियोस बहुत और फोटोज़ बहुत पोस्ट करते हैं, हर जगह वो जजमेंट की बात करते हैं, और शायद मे बी वो इन फ्यूचर ये वीडियो हो या ना हो वो दिला दें, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ। सो AEW भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। डायनामिक और रैम्पेज में देखा जाता है पूरी सीटिंग बुक होती है, और क्यों नहीं चाहेंगे फैंस कि यार क्रिस बेनोट का बेटा खेले और मैच दे हमें वही वाले। तो ऑब्वियसली फैंस को इंतज़ार है, देखो वो कब पल आता है। तो हम बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 3 की, कि सैंड्रा बेन जो हैं वो माफ़ करना चाहते हैं क्रिस बेनोट को।
जैसे कि जिसने अपनी बहन खोई है, ऑब्वियसली यार उसको ये सब चीज़ कहाँ पसंद आएगी, वो उसे तो ये चीज़ बुरी ही लगेगी ना। तो एक टाइम था जब मैंने आपको बताया वीडियो में कि सैंड्रा ने अपना सारा का सारा रिलेशन ख़त्म कर दिया था बेनोट फैमिली से, मतलब डेविड बेनोट से भी। बट आज के टाइम पे वो सारी चीज़ भुला चुकी है। वो कहती है कि हाँ जो हुआ है शायद वो फिज़िकल मेंटेंशन थी या उसके मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, पर वो ऐसा पर्सन नहीं था जैसे कि विक्की और ये सब बोलते हैं। क्योंकि WWE में अब इस बारे में बात करने के जो है इजाज़त नहीं दी जाती है, तो ओवरऑल लेवल पे जो सैंड्रा है वो उन्हें माफ़ करने चाहती हैं। तो कई बार डेविड बेनोट के साथ दिखती है। AEW के रैम्पेज एपिसोड में भी हमने देख लिया, बैक स्टेज में भी उनकी काफ़ी अच्छी फ्यूडिंग दिखती है। और लेवल पे अब फैमिली मैटर सब कुछ सुलझ चुका है और आगे जाके डेविड बेनोट भी हमें अच्छे मैचेस देने को लग रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी हेल्थ वगैरह अब काफ़ी अच्छी हो गई है। और आगे अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की, जिसमें कर्ट एंगल कहते हैं कि क्रिस बेनोट है नंबर 1 प्लेयर। वो ऐसा क्यों कहते हैं देखते हैं। मे भी शायद वो मैनेजर के रूप में काम करे, ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की बात चली तो जो क्रिस बेनोट है उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ब्रॉक लेसनर कम बैक करेंगे। जी हाँ, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। प्रेडिक्ट कैसे कर लिया था, एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बोला था थोड़ा सा ब्रॉक लेसनर के बारे में और वो सच ही हुआ। चलो इंटरव्यू सुनते हैं हम थोड़ा। Brock? Yeah, He quit, right? Yeah, I'm good friends with Brock. But he quit, right? Because he didn't like the life, the travel and all of that. I'll bet anything that he will be back. Whether he goes to the NFL or not, he will be back because wrestling, I mean, he's a wrestler. He grew up amateur wrestling. He'll be back. बोला कि वो एक रेसलर है और वो वापसी आएगा, वेदर वो कहीं भी जाए, NFA में जाए, कहीं भी जाए, पर वो एक रेसलर है और वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो ज़रूर वापसी आएगा। तो ये चीज़ पहले ही मतलब क्रिस बेनोट ने प्रेडिक्ट कर ली थी कि हाँ ब्रॉक लेसनर कम बैक करेंगे। सो ऑब्वियसली ये सारी बातें सुनने के बाद एक चीज़ माइंड में आती है कि जो बंदा एक रेसलर की इतनी इज्जत कर सकता है तो वो ये सारी चीज़ें क्यों करेगा। ऑब्वियसली वो सुसाइड और ये जो मर्डर वाली डबल केस उस पर लगा वो सब क्यों करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे लगती है। और कई ऐसे मेरे पास इमेजेस हैं जो फैंस ने खुद अपने पास रखे हुए हैं इतने सालों से कलेक्ट करके, और कुछ इमेजेस हैं जो मुझे मिली हैं के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मिली है। और ये सारी इमेजेस बहुत रेयर हैं, शायद गूगल पे भी आपको ना मिले। ये बहुत बड़ी मुश्किल से निकाली हुई इमेजेस हैं क्योंकि WWE ने पूरी हिस्ट्री वाइप आउट कर दी है। और ये फैंस इतनी एडिट करते हैं, उनको प्यार देते हैं, ये चीज़ आज भी फैंस के मन में है और उन्हें भूल नहीं पाए हैं। मैंने कई ऐसे इमेजेस और टिकटेड देखे हुए हैं जिसमें साइन किया हुआ है। एक इमेजेस में एक लड़की बेनोट की टी-शर्ट पहने हुए कह रही है कि ये लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तो काफ़ी ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, और मैंने अपने जो यूट्यूब पैनल्स पे भी देखा हुआ है कि वायरली सर्च किया जाता है क्रिस बेनोट को, और उसके फ़ैन पेजेस भी बहुत सारे बने हुए हैं जिसमें सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप फेसबुक के अंदर भी चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल लेवल पे बेनोट को नहीं भुलाया जा सकता है। उनके थीम सॉन्ग्स, उनके गाने आज भी लोग सुनते हैं। बेशक से गाना कुछ एक टोन बराबर ही है बट फिर भी लोग सुनते हैं, और जो उन्होंने किया है उसको भी वो मतलब एक तरह से मैसेज के रूप में लिखते हैं। जैसे इमेज आप देख रहे हो, मैगजीन्स वगैरह भी देखी मैंने जो फैंस ने संभाल के रखी हुई है, टिकट्स वगैरह जिसमें वो बताते हैं कि वो अपने फादर के साथ गए थे और उन्होंने एडी गुerrero और क्रिस बेनोट दिखे जो एक ह्यूज अच्छे नेचर के थे और उन्होंने उनके टिकट पर साइन भी किया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो उस टाइम पे एक लेजेंडरी प्लेयर जो एक रेसलर की इज्जत कर सकता है और सब चीज़ अच्छी रख सकता है, तो इस टाइप से फ़ैन को सोचने में दिक्कत हो जाती है कि फैंस यकीन कैसे करें इस बात पे कि ये बंदा अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मार सकता है। जो रेसलर और फैंस की इतनी इज्जत करता है वो ऑब्वियसली ये सब काम नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल लेवल पे ये चीज़ पुष्टि हमारी उसके में वीडियो में भी नहीं हो पाया क्योंकि बहुत पुरानी केस हो गया है। तो ऑब्वियसली ऑल दो एविडेंस नहीं है हमारे पास इतने जो हम उसको देख सके और जस्टिस की बात कर सके। बट एज़ पर नेचर और एज़ पर जो ऑब्जर्वेशन है, एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन भी होता है, तो उस तहत नहीं लग सकता है कि एक जो पर्सन इतनी रिस्पेक्ट करता है सामने वाले पर्सन की, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। सो आगे जाके देखते हैं WWE की तरफ से क्रिस बेनोट को लेकर क्या अपडेट आती है। फिलहाल तो मुश्किल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। कर्ट एंगल के साथ जो मैच होता है क्रिस बेनोट का, वो उसे आज भी याद करते हैं और कई जगहों पे उन्होंने उसको याद भी किया है। कुछ फनी सेगमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो ये मैच होता है रॉयल रंबल पेपर व्यू का। उसके बाद कर्ट एंगल एक आज के टाइम पे एक ट्वीट डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि वो पहले ब्रॉक लेसनर को बहुत डोमिनेंट समझते थे जब उनका आयरन मैन मैच हुआ था 60 मिनट का, बट रॉयल रंबल पेपर व्यू में जब क्रिस बेनोट के साथ उनका मैच होता है तो वो समझ जाते हैं क्रिस बेनोट ही बेस्ट प्लेयर हैं। तो ऐसा क्यों
कहते हैं थोड़ा सा हम हाईलाइट चेक कर लेते हैं इसके साथ। और मैच काफ़ी रोमांच वाला होता है और इसमें आप देख सकते हैं जैसे क्लिपर क्रॉसफेस जो लगाते हैं एक हाथ से एकदम मतलब हाथ को पूरा प्रेशर बना के ज़मीन पे रख देते हैं पूरा, और उसके बाद उठाने की ताकत रखते हैं और उसके बाद जो नेक है उसमें पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली मैच थोड़ा फिक्स होता है, बट फिर भी क्रिस बेनोट इतनी तगड़ी टक्कर देते हैं कि ऑब्वियसली पूरा क्राउड उनके ऊपर मतलब चैंट्स हो रही होती है लगभग ऑलमोस्ट लेवल पे। और ये जो मूवमेंट लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है क्रिस बेनोट कह रहे हैं कि अब चलो मैच खत्म करते हैं, और इसी वजह से फिर शायद वो सबमिशन मूव जो भी वो टैप आउट करते हैं, शायद यही एक रीज़न होता है कि जो ये फिक्सिंग वाला होता है। तो फिर उसके बाद जो फैंस का क्राउड रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है, मतलब सारे फैंस तालियां बजा रहे हैं और कोई बू नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक रेसलर हारा है तो कोई बू नहीं हो रहा है, सिंपल फैंस तालियां बजा रहे हैं और चैंट्स कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूज रिस्पेक्ट थी, मुझे अच्छा लगा फनली। सो फाइनल सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि लास्ट अपीयरेंस WWE में CM पंक के साथ होती है क्रिस बेनवा की, और ये अपीयरेंस लास्ट ही है। और मैंने इसको डालने की बहुत कोशिश करी वीडियो को, ऑब्वियसली बहुत कॉपीराइट्स लगने के बाद मैंने इसको इमेजेस में कन्वर्ट किया है। सो बहुत मुश्किल लगा था इन ये सारी चीज़ें दिखाना, क्योंकि WWE की जो लूप है उसमें कॉपीराइट सेगमेंट आ ही जाता है। सो ये फाइनल अपीयरेंस थी CM पंक की, जिसमें हमें बेनवा ECW टाइटल डिफेंड करने के लिए, और ECW टाइटल इसमें जीतना भी बेनवा को होता है, बट ओवरऑल मैच फिर ख़त्म हो जाता है उनकी डेथ के बाद।